नमस्कार सभी को। आज हम पादपों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पोषण जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उपयोग में लेने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना और उन्हें उपयोग में लेने की जो विधि होती है उसे पोषण कहा जाता है। पोषण के आधार पर जीव जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी जीव, दूसरा विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पादप, कुछ जीवाणु, शैवाल, नीलहरित शैवाल आदि। विषमपोषी जीव वे जीव जो अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न जंतु, कवक, परजीवी आदि। पोषण विधि आधारित पादप वर्गीकरण। विभिन्न पादपों की जो पोषण विधि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी पादप, यानी कि वे पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना पोषण स्वयं करते हैं, वो इस वर्ग में आते हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य और सूर्य का जो प्रकाश है वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। हरे पादप, शैवाल आदि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी पादप कहते हैं। हरे पादपों की कोशिकाओं में विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरित जो होते हैं उनमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश और उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इसी ऊर्जा का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र हरी पत्तियां होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का अधिकांश भाग पादपों में हरी पत्तियों में होता है। विशेष परिस्थितियों में तने व जड़ में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। विशेष परिस्थितियां जैसे कुछ मरुस्थलीय पादप होते हैं। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां या तो बहुत छोटी होती है या नहीं होती, या फिर कांटों में बदल जाती है। ऐसी स्थिति में इन पादपों के जो तने जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा जो जलीय जीव होते हैं जो जल में निवास करते हैं, उन पादपों की जड़ें जो होती है वो भी प्रकाश संश्लेषण करती है। इन पादपों के तने और जड़ों में पर्णहरित पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम होती है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि पादप जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं लेकिन हम अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते, तो इसका आंसर है कि पादपों की कोशिकाओं में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित पाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझते हैं। पादप पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल से कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन होता है का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन गैस को निर्मुक्त या उत्सर्जित करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पादपों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है। यानी कि पादपों में जो संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो स्टार्च होता है। यहाँ चित्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ये एक पादप है, इस पादप की ये हरी पत्ती है। हरी पत्ती में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित कर लेता है और इस ऊर्जा का उपयोग पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल की सहायता से भोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस जो होती है ये वायुमंडल में उत्सर्जित कर दी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कारकों की बात करें तो
सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और पर्णहरित, ये चार कारक जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो समीकरण है वो इस प्रकार है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का संयोग हो रहा है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में, और इससे अभिक्रिया के पश्चात कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो रहा है, और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो उत्सर्जित हो जाती है, वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल जड़ों से प्राप्त हो जाता है, सूर्य का प्रकाश और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण में निर्मित होती है ये भी वायुमंडल में उत्सर्जित कर दी जाती हैं। पादपों में गैसों का विनिमय। विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए पादपों को गैसों के विनिमय की, गैसों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। पादपों में गैसों का विनिमय किस प्रकार होता है ये हम समझते हैं। पादपों की सतह पर मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। इन रंध्रों से ही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि गैसों का विनिमय होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। ये हमारे सम्मुख एक पौधे के पत्ती की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का चित्र है। इस चित्र में ये हरे रंग की कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इनमें क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ये जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं इन्हें रंध्र कहते हैं, और ये रंध्र जो होते हैं ये द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, द्वार कोशिकाओं से सुरक्षित रहते हैं। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले रंध्र को अगर हम बड़ा करके देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है, जिसमें केंद्रीय भाग में रंध्र पाया जाता है और रंध्र के दोनों ओर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, और द्वार कोशिकाएं जो होती है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं वो पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को विमुक्त करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जबकि श्वसन क्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है इसको वायुमंडल में उत्सर्जित करते हैं। पादपों में कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्तक होते हैं। ये उत्तक जो हैं वो पादपों में विभिन्न पदार्थों के संवहन, परिवहन का कार्य करते हैं, यानी कि विभिन्न पदार्थों को पादपों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसमें पहला है जाइलम उत्तक। पादपों में जाइलम जो होता है वो जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। फ्लोएम उत्तक जो होता है वो पादपों में भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इस प्रकार से पादपों में संवहन की क्रिया होती है। मृतजीवी पादप, वे पादप जो मृत जीवों और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी पादप कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं कवक, मोनोट्रोपा आदि। मृतजीवी पादप मृत व विघटनकारी पदार्थों की सतह पर, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर, मृत जीवों पर पाचक रस स्रावित कर उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और फिर इन सरल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पादपों को मृतजीवी पादप कहते हैं। इनके उदाहरण जो हैं वो चित्र में दर्शाए गए हैं। पहले चित्र में ये छतरीनुमा संरचना वाले पादप दिखाए गए हैं। आपने देखा होगा कि कीचड़
गंदगी वाले स्थान, गोबर, सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थों वाले जो स्थान होते हैं, उन स्थानों पर इस प्रकार के छतरीनुमा छोटे छोटे पादप उग जाते हैं। इन्हें छत्रक कहते हैं या इन्हें मशरूम भी कहते हैं। ये एक प्रकार के कवक होते हैं और मृतजीवी पादप होते हैं जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे उदाहरण में आपने डबल रोटी या रोटी पर सफ़ेद या हरे रंग की फफूंद को देखा होगा। इस प्रकार की फफूंद को देखा होगा। ये जो फफूंद होती है ये भी कवक होती है और ये भी मृतजीवी पादप होते हैं। परजीवी पादप। कुछ पादप अन्य पादपों परपोषी के शरीर की सतह पर परजीवी के रूप में निवास करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर हानि भी पहुंचाते हैं। ऐसे पादपों को परजीवी पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, कुस्कुटा, ऑर्किड आदि। परजीवी पादप जो होते हैं वो अन्य पादपों की सतह पर निवास करते हैं। जिन पादपों की सतह पर परजीवी निवास करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। और परजीवी पादप जो हैं वो परपोषी की सतह पर निवास करते हुए उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, बदले में उनको हानि पहुंचाते हैं, उनको विभिन्न अमूल्य पोषक पदार्थ जो होते हैं उनसे वंचित कर देते हैं। यानी कि परजीवी पादप जो होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये चित्र में हमें एक परजीवी पादप का उदाहरण दिया गया है। ये परजीवी पादप है अमरबेल। ये जो बड़ा सारा पेड़ है ये तो है परपोषी पादप, और इस पेड़ पर जो पीले रंग की लताएं हमें दिख रही है ये परजीवी पादप अमरबेल है। अमरबेल इस परपोषी पादप पर निवास करती है, इसकी सतह पर निवास करती है, इससे पोषण प्राप्त करती है और बदले में इसको हानि पहुंचाती है। कीटभक्षी पादप। कुछ पादप कीटों का भक्षण कर पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए गठपर्णी पादप, घटपादप, ड्रोसेरा, विंस फ्लाई ट्रैप आदि। कीटभक्षी पादप जो होते हैं वो सामान्यतः दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति हेतु ही ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो कीटभक्षी पादप जो हैं वो कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं। चित्र में हमें एक कीटभक्षी पादप घटपर्णी या घट पादप का उदाहरण दिया है। घटपर्णी पादप में जो पत्तियां जो होती है वो एक गड़ेनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है। ये गड़ेनुमा संरचना है। इस गड़ेनुमा संरचना की इस जगह पर जब कीट आकर बैठते हैं तो फिसलन की वजह से ये गड़े के अंदर गिर जाते हैं, और गड़े के अंदर जो होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में रोम पाए जाते हैं। उन रोम में ये उलझ जाते हैं जिससे ये बाहर वापस नहीं निकल पाते, और ये जो ऊपर का जो ढक्कन है ये ऊपर से बंद हो जाता है। अब क्या होता है, अब इस गट रूपी संरचना में पादप जो होते हैं वो पाचक रस जो हैं, पाचक एंजाइम जो हैं वो स्रावित करते हैं, और ये पाचक रस, पाचक एंजाइम जो होते हैं ये कीटों का पाचन कर देते हैं, कीटों को अपघटित कर देते हैं, और कीटों के अपघटन से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है, उसको ये ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से कीटभक्षी पादप जो हैं वो कीटों का भक्षण करके पोषण प्राप्त करते हैं। सहजीवी संबंध। सहजीवी यानी कि साथ साथ रहना और साथ साथ रहकर एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन यापन करना। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व जो हैं वो एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध का प्रमुख उदाहरण है लाइकेन, जो कि कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध में जीव जो होते हैं वो एक साथ निवास करते हैं, एक साथ जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। कवक और शैवाल में जो सहजीवी संबंध होता है उसमें शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। यानी कि शैवाल जो हैं वो भोजन बना सकते हैं, कवक भोजन नहीं बना सकते।
कवक जो होते हैं वो शैवाल को रहने का स्थान, जल व पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। बदले में शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और उस भोजन को, उस खाद्य पदार्थों को कवक को दे देते हैं। तो लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध का एक अच्छा उदाहरण है। सहजीवी संबंध का दूसरा उदाहरण है फलीदार पौधों की जड़ों में जीवाणु। फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे चना, मटर, मूंग, सेम आदि की जड़ों में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि ये जो राइजोबियम जो होते हैं ये वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करते हैं और उसका जैविक स्थिरीकरण करके इसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। चूंकि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए राइजोबियम जो होता है वो फलीदार पौधों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। बदले में पादप जो हैं वो राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य पदार्थ जो हैं वो उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से इनमें भी सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस प्रकार से हमने सहजीवी पोषण विधि के बारे में समझा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।